हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए एनालाइजिंग। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आसान, सिंपल और कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास ये जो टॉपिक है डीएनए एनालाइजिंग। डीएनए का आपको पता है कि क्या होता है। एनालाइजिंग मीन होता है एनालाइज करना, किसी चीज़ के बारे में जज करना, देखना, जांच पड़ताल करना, उसको हम कहते हैं डीएनए एनालाइजिंग। ओके, अच्छा, दूसरे नंबर पे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताने जा रहा हूँ कि अक्सर ना होता ये है कि किसी भी जगह पे ना एक मर्डर हो जाता है। मर्डर होने के बाद अक्सर जब पुलिस आती है तो पुलिस कहती है कि जी वहाँ पे किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं। किसी घर में अगर कोई चोर आया है, उसने अपने हाथ जो हैं वो दरवाज़े को लगाए, या मतलब कि वो उसने घर की किसी चीज़ को लगाया, वो मर्डर करके भाग गया है, तो पुलिस जो है वो जब आती है वो कहती है किसी चीज़ को ना लगाएं, पहले फोरेंसिक स्टडी वाले आ जाएं, वो वहाँ पे सैंपल कलेक्ट कर लें। कलेक्ट करने के बाद फिर जो है वो आपको किसी चीज़ को हाथ लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो चोर है वो तो चले गए, तो पीछे से वो कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके सैंपल लेने के बाद उन चोरों को पकड़ा जा सकता है, ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे इस टॉपिक में हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ पढ़ते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीमेल है और उसके ऊपर एक मेल अटैक करता है, किसी वो सहरा में अकेली है। फ़ीमेल उससे जब जान बचाती है तो बचाते वक्त वो उसके मुंह को या उसके जिस्म को नोचती है। नोचने के बाद उसकी स्किन के कुछ सेल जो हैं वो नाखून के नीचे स्क्रैच हो जाएंगे, उनसे भी हम सेल लेके फिर वो उस शख्स को पकड़ा जा सकता है। वो भी तमाम आज हम इसके अंदर देखेंगे। ये सारा जो है डीएनए एनालाइजिंग में आता है और इसको हम कहते हैं फोरेंसिक साइंस या फोरेंसिक स्टडी। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी की एक शाख है या बायोटेक्नोलॉजी की एक सब ब्रांच है। लें जी, देखें जी, अब हम बात करने लगे हैं इसी तरह हमारे पास और बेशुमार एग्जांपल्स हैं। और बेशुमार एग्जांपल्स में क्या एग्जांपल हो सकती है कि एक बेबी है, ठीक है, वो जो बेबी है वो उसकी बर्थ हुई मैटरनिटी रूम में किसी हॉस्पिटल के अंदर। बच्चे की पैदाइश के बाद ना अब दो ग्रुप हैं। आपको पता है डॉक्टर हजरात जो हैं वो बच्चा मिक्स कर देते हैं कि एक अकरम नेम का एक वालिद है, उसके यहाँ एक मेल बेबी पैदा हुआ, एक और फैमिली है उनके यहाँ फ़ीमेल बेबी पैदा हुआ, तो वो जो डॉक्टर हैं वो पैसों के बच्चा बेच देते हैं। फ़ीमेल वाले जो हैं उनको मेल दे देते हैं पैसे लेके, मेल वाले जो हैं उनको फ़ीमेल दे देते हैं। अब आपको पता है कि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग पहले ही अल्ट्रासाउंड करवा के चेक कर लेते हैं कि मेल है या फ़ीमेल है। ठीक है, अब एक ने अल्ट्रासाउंड करवाया, चेक किया कि उनके यहाँ मेल बेबी है, लेकिन बर्थ के बाद डॉक्टर कहते हैं जी फीमेल बेबी है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर वहाँ पे डीएनए एनालाइजिंग की जाती है बच्चों की। वो उस दौरान जितने बच्चे मैटरनिटी रूम में हैं उनके डीएनए सैंपल्स दिए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, उनके जिस तरह वालिदैन से मिले फिर उनको वो बच्चा दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। लें जी स्टूडेंट, बात इस तरह है कि मेरे पास ये एक बेबी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेबी। ठीक है जी, इस बेबी के साथ ये है जी पेरेंट वन, ये कहता है जी बच्चा मेरा है, पेरेंट वन। अब ये दूसरा जो ये डीएनए है रेड कलर के, दूसरा है जी पेरेंट टू, ये कहता है जी बच्चा मेरा है। समझ आ रही है? ये एक बेबी है, बेबी मैटरनिटी रूम में मेल बेबी है, पेरेंट वन कह रहा है कि ये मेरा है, पेरेंट टू कह रहा है कि मेरा है। उतनी देर में फोरेंसिक साइंसेस वाले आ जाते हैं, मतलब कि मामला वहाँ पे बहुत गर्म हो जाता है, लड़ाई तक पहुँच जाते हैं, पुलिस आ जाती है। पुलिस फोरेंसिक स्टडी वालों को बुलाती है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट को, उनका काम है डीएनए एनालाइज करना। वो क्या करते हैं, जो पेरेंट वन है उसका भी डीएनए निकाल लेते हैं, पेरेंट टू का भी डीएनए निकाल लेते हैं,
और बेबी के सेल से भी डीएनए ले लेते हैं। तो हमारे पास डीएनए के कितने सैंपल हो गए हैं? 3। समझ आ रही है? कितने सैंपल हैं? 3। अब ये जो 3 सैंपल है हमने तीनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालना है और साथ लिख भी देना है कि ये पेरेंट 1 का सैंपल है, ये बेबी का सैंपल है और ये पेरेंट 2 का सैंपल है। लें जी, टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हमने डीएनए को डाला, ये हमारे पास जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए है, ठीक है जी। जब हमने इसको डाल दिया इसके अंदर, तो डालने के बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके अंदर ना हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का आपको मैंने बायोटेक्नोलॉजी में बताया था कि इसका काम होता है डीएनए को कट करना, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि रिस्ट्रिक्शन, इसके अंदर हमने पेरेंट 1 का डीएनए, इसमें बेबी का, इसमें पेरेंट 2 का, और साथ इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी डालेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है कि डीएनए को कट करता है, और आपको पता है कि डीएनए को कहाँ से कट करता है? कौन से सीक्वेंस से? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से। किस सीक्वेंस से? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करता है। अब ये जो उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करेगा ना, तो SEQUENCE, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से। अब देखें फॉर एग्जांपल जो पेरेंट 1 है उसमें एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 2 जगह पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। डीएनए ने, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को 2 जगह से कट किया। इसमें एक आ रहा है, इसके 2 पीस हो गए, इसमें भी 2 आ रहे हैं। समझ आ रही है? मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना है। टेस्ट ट्यूब में डालने के अंदर क्या डाला हमने? इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसने इसको कट किया कहाँ से? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से। अब देखें ये डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं जिसको हम बोलते हैं RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा, RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम रेफल्स भी कहते हैं और डिफरेंट नेम से लोग इसको याद करते हैं। लें जी, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास में एक नेक्स्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जितने भी बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी के स्टूडेंट होते हैं वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को अक्सर यूज़ करते हैं अपने थीसिस में। ये एक आम सा इंस्ट्रूमेंट है जो लेबोरेटरी के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने ना, ये एक ट्रे है, समझ लें एक ट्रे है, इस ट्रे के साथ एक ना बैटरी है, ठीक है, मतलब ये ट्रे है। इस ट्रे के अंदर ना आपने डालनी है जेल, मतलब प्लेट कह लें, ट्रे कह लें, उस ट्रे के अंदर आपने यहाँ पे जेल डाल देनी है। उस जेल को हम, इसी वजह से इसका नेम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उसको हम पॉलीअक्राइडामाइड जेल भी कहते हैं, उसका नेम है। और उस जेल को आप लेबोरेटरी में खुद से तैयार करते हैं, ठीक हो गया। आपने इसके अंदर जेल पता किस तरह की होती है? जब आप पता वाइट कलर के चावल बनाते हैं तो वो जो वाइट सा मटेरियल निकलता है जिसको हम पिच कहते हैं पंजाबी में, अब उर्दू में पता नहीं उसको क्या कह सकते होंगे, वो जो वाइट कलर का मटेरियल निकलता है उसको उस तरह की पॉलीअक्राइडामाइड जेल होती है तकरीबन, ठीक है। जब आपने इसके अंदर डालनी है तो डालने के बाद ना आपके पास ना एक होता है, जिस तरह वाइपर की तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम स्प्रेडर कहते हैं, ठीक है। मतलब कि इस तरह का आपके पास एक वाइपर की तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि उस वाइपर का जो स्ट्रक्चर है उसके ज़रिए आपने इसके ऊपर फैला देना है जेल को। जब आपने अंडेलना है, अंडेलने के बाद उसको फैलाना है और वो पूरे के अंदर वो जेल फैल जाएगी। जेल फैलने के बाद थोड़ी देर के बाद जेल जब ठंडी होगी, तो ठंडी होने के बाद ना आपके पास लेबोरेटरी में डिफरेंट कॉम है। कॉम का मतलब होता है कंघी, ठीक है। अब ये कॉम कैसी हैं देखें, ये तकरीबन ना दिखने में आपको इस तरह की नज़र आएंगी। ये एक कॉम है, ठीक है। इसी तरह की जो हैं और बेशुमार कॉम होती हैं, 2 3, अच्छा जी बताएं मुझे जी, ये भी कॉम है और ये भी कॉम है। इस कॉम के कितने आगे कॉर्नर हैं? 2, और इसके कितने हैं? 3। लेकिन आपके सैंपल जो हैं वो कितने हैं? 3। जितने सैंपल होंगे उतने कॉर्नर वाली कॉम लेनी है, तो ये वाली हम लेंगे, ठीक है।
ये कॉम्ब लेने के बाद ना इसको मैं ऐसे पकड़ के इस कॉर्नर पे ऐसे प्रेस करूँगा, समझ आ रही है, प्रेस करूँगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास जेल है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके इस कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज है और इस कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने, जेल के ज़रिए इसको, जब इसमें जेल में प्रेस करना ना आपने कॉम्ब को, ठीक है, तो 3 निशान बन जाएंगे। आप ये कह सकते हैं 3 छोटे छोटे इसके अंदर पैचेस ही बन जाएंगे, गहरा हो जाएगा उस जगह से, ठीक है जी। जब वो गहरा होगा तो आपने क्या करना है कि एक वाले में ना ये सैंपल डाल देना, और आपने ये भी जहन में रखना है कि यहाँ पे हमने पेरेंट 1 का सैंपल डाला है, आगे आपने डाल देना जी बेबी का, और आगे आपने डाल देना जी पेरेंट 2 का। समझ आई है कि नहीं है? ये आ गई है, नहीं आई? आ गई है। अच्छा, अब क्या होना स्टूडेंट कि ये जो हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, यहाँ पे इसकी बैटरी है, बैटरी को आपने हीट वो देनी है, लाइट देनी है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है। जो ही आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे, यहाँ पे आपने ना सैंपल को इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो सैंपल आपने डाला हुआ है ना, एक जगह पे, दूसरा और तीसरा। अब आपको पता है कि डीएनए पे फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज है, समझ आ रही है। इधर से आपने जब उसको बटन प्रेस करना है तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल। और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास छोटे छोटे पार्ट है ना डीएनए के, ये आगे को मूव करेंगे, आगे को। समझ आ रही है? अब देखें, जो पेरेंट 1 है ना, पेरेंट 1, इसके हमने देखे एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है पेरेंट 1 का। जो पेरेंट 2 है उसके 2 पार्ट हैं, जो पेरेंट 3 है उसका एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। समझ आ रही है? अच्छा, अब अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, मतलब कि हमने इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इसको दी, देने के बाद इसके ऊपर जो है प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद अब क्या करना आपने, एक लेनी है आपने मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलेज मेम्ब्रेन होती है, सेलुलेज की बनी होती है, जिसका पेज बना होता है आपका। वो मेम्ब्रेन को आपने इसके ऊपर रखना है, जिस तरह मैंने पीछे भी एक टेक्निक बताई थी, उसके अंदर आपने इसके अंदर रखना है। वो जब काफ़ी देर रख के ना आपने इसके ऊपर वेट रखना है, तमाम डीएनए के टुकड़े जो हैं वो उसके साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद आपने इसके ऊपर क्या डालना है, प्रोब का पता ना आपको, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। जब आपने प्रोब डाली ना, प्रोब डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े नज़र आए कि इसमें ना ये जो हमारे पास 1 था, बेबी था और पेरेंट 2 था। जो 1 है इसमें आपको एक यहाँ पे टुकड़ा नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसमें जो है आपको ये नज़र आ रहा है, इसमें जो है एक ये, एक ये, एक ये। अब मुझे ये बताएं, टुकड़ों की बेस पे ठीक है, इसका ये हो गया, बेबी का ये हो गया और एक ये हो गया। अब मुझे ये बताएं कि ये जो बेबी के अंदर डीएनए के टुकड़े बने हैं, वो टुकड़े ज़्यादातर किसके क्लोज हैं, 1 के या 2 के? 2 के। समझ आ रही है? क्योंकि 1 में तो 3 बने हैं, बेबी में 2 डीएनए के फ्रैगमेंट और 2 पेरेंट के भी 2, और ये जो 2 हैं ये तकरीबन इसके सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है बेबी के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बना है वो तकरीबन पेरेंट 2 के साथ मिल रहा है, और ये बेबी फिर किसका हो गया, 2 का। तो ये टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसको हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं, ठीक है, डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, प्रोब का मैंने पहले भी डिटेल में बताया हुआ है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, जो जब इसके साथ जब हम प्रोब डालते हैं, जब वो दूसरे डीएनए के साथ मिलता है तो फिर वो रेडिएशन रिलीज करता है। तो एक्सरे फिल्म वगैरह जो है इसके ज़रिए हम इसको देखते हैं। अब ना इतनी इसकी टेक्निक की समझ आ गई, ये करनी कैसे है। अब आगे हमें जो मेन चीज़ें हैं, ये कुछ मैंने ना सैम्पल्स लगाए हुए हैं जो आपकी बुक में ना उसको एक्सप्लेन किया गया है, वो देखते चलते हैं। एक ये है कि मेरे पास ना ये है जी मदर और ये है जी फादर, ठीक है। ये मदर की फिंगर प्रिंटिंग है, ये फादर की फिंगर प्रिंटिंग है। अब हमने ना इनके चाइल्ड की देखनी है, दोनों की किस तरह की है। चाइल्ड की कैसी होगी, जब हमने चाइल्ड की देखी ना फिंगर प्रिंटिंग, तो चाइल्ड की ये। अब बताएं चाइल्ड का ये वाला
जो फ्रेगमेंट है ये मदर से मिल रहा है या फादर से? मदर से। और ये वाला फादर से, ये वाला मदर से। ऐसे जो है ये बच्चे की फिंगरप्रिंटिंग है। समझ आ रही है? तो मुझे ये बताएं बच्चे की फिंगरप्रिंटिंग किस किस के साथ मिल रही है? मदर और फादर के साथ, दोनों के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है। समझ आ रही है? तो ऐसे स्टूडेंट जो है आप किसी भी बच्चे की चेक कर सकते हैं जेनेटिकली जो है, सॉरी आप उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कि वो बेबी जो है वो किसका है, पेरेंट 1 का है, 2 का है या किस तरह का है। जो बच्चे अक्सर गुम हो जाते हैं, गुम होने के बाद आपको पता है कि 2-2 3-3 फैमिलीज़ कह रही होती हैं ये बच्चा हमारा है, ये बच्चा हमारा है। तो उसकी फिर हम क्या करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और प्रिंटिंग करने के बाद फिर हम उसको जो है वो चेक किया जाता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इसकी होती है वो होती है हॉस्पिटल के अंदर, स्पेशली मैटरनिटी रूम के अंदर, वो रूम जिनमें ये बेबी रखे जाते हैं, वहाँ पे बच्चे आपस में मिक्स किए जाते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊँ, जो फोरेंसिक साइंटिस्ट नहीं होते, अगर ये केस मर्डर का होता, मर्डर के हमने डीएनए इस तरह लिए होते, तो जो फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ सैंपल को आगे पीछे करने के लिए ना लाखों रुपया लेते हैं, 50-50 लाख, करोड़ रुपया, रिश्वत, करप्शन। ठीक है, सिर्फ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये बी वाले ने कत्ल किया, मर्डर किया, बी को मर्डर किया 2 ने, हमने बी से सैंपल लिया, 2 से सैंपल लिया, पता चल रहा है जो 2 ने किया, लेकिन वो इसकी जगह पे इसका नेम लिख देंगे, इसकी जगह पे इसका नेम जब उलट कर दिया तो सारा सैंपल ही गलत हो गया। समझ आ रही है? तो वो मैं आगे आपको बताता हूँ वो कैसे है। देखें जी, जिस तरह मैंने वो बच्चे का बताया, ऐसे ही ये जी एक मदर है, ठीक है जी, ये मदर के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये बच्चा है, चाइल्ड है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, F1 कह रहा है फादर 1 कि ये मेरा है, फादर 2 कह रहा है कि ये मेरा है, मेल बेबी है। मैंने पहले बताया कि मेल बेबी के काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। एक फैमिली में अगर 5 बेटियां हैं तो उनकी कोशिश होगी कि उनका कोई बेटा हो। अगर उनकी छठी भी बेटी होती है तो वो उससे पहले डॉक्टर से मिल लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसको कहते हैं जी आपको हम 10 लाख रुपया दे देते हैं, आप हमें मेल बेबी दे दें, हमारी फीमेल बेबी किसी और को दे दें। समझ आ रही है? वो डॉक्टर कहता है ठीक है। वो उस दौरान आपको पता है कि जो मैटरनिटी रूम होते हैं बड़ी सिटी में, अगर आप इस्लामाबाद में चले जाएं या लाहौर में, एक रूम में 30-30, 40-40 बेबी पड़े होते हैं। समझ आ रही है? जो जो उनकी डिलीवरी होती जाती है वो उस रूम में उसको शिफ्ट करते हैं, क्योंकि उस रूम का इन्वायरमेंट, टेम्परेचर तकरीबन वो होता है जो वार्म के अंदर है, जो माँ के पेट के अंदर होता है। ठीक है, ज़रा हाई टेम्परेचर ज़रा उस बच्चे को हीट करने के लिए, तो वहाँ पे वो मिक्स कर देते हैं आपस में। ठीक है, अब वही बात, ये मदर की फिंगरप्रिंटिंग है, ये बच्चा पैदा हो गया, प्रॉब्लम हो गया जी, F1 कह रहा है मेरा है, F2 कह रहा है मेरा है। वहाँ यहाँ तक के बात हो गई, लड़ाई तक, पुलिस आ गई, पुलिस का फोरेंसिक डिपार्टमेंट आ गया, उसने F1 का डीएनए सेल लिया, उससे डीएनए निकाला, उसको इस पूरे प्रोसेस के ज़रिए गुजारने के बाद देखा कि उसमें ये पैटर्न आ रहा है। अब आपको पता चल गया ना ये पैटर्न कैसे आता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव कैसे। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो स्मॉल साइज़ के फ्रैगमेंट होते हैं वो आगे जाते हैं, जो लार्ज साइज़ के फ्रैगमेंट होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहा होता है तो स्मॉल वेट वाले आगे चले जाएंगे, लार्ज वेट वाले पीछे रह जाएंगे। समझ आ रही है? अच्छा, F2 का जब हमने देखा तो F2 का ये पैटर्न आ गया। पैटर्न आने के बाद अब ना ये जो बेबी है, इस बेबी का डीएनए निकाला। इस बेबी का डीएनए निकालने के बाद हमने क्या किया कि इसका जो है चेक किया, इसमें जी पहला फ्रैगमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, आठवां ये है। बताएं जी ये बेबी का किसके साथ मिल रहा है? F1 के साथ। इसकी जो फिंगरप्रिंटिंग है वो किसके साथ मिल रही है? F1 के साथ। तो ये बेबी फिर किसका हो गया? F1 का। समझ आ रही है? यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अक्सर एक टीनेज फीमेल, मतलब जिसकी 18-19 एज है, पता ना 13 to 19 टीन एज है, उसका मर्डर हुआ, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, उसका मर्डर हुआ एक सहरा में, डेजर्ट में। वो वहाँ पे 8 साल 9 साल पढ़ने के बाद उसकी डिकम्पोजिशन हुई, उसका स्केलेटन रह गया बस, बाकी हर चीज़ ख़त्म हो गई। वो जो स्केलेटन है ना,
अब आपको पता है कि जब वो बीबी वहाँ से अगवा हुई तो उन्होंने ज़रूर, ज़ाहिर बात है वहाँ पे वो करवाई होगी उसकी एफआईआर वगैरह दर्ज। 8 साल के बाद वो उनका स्केलेटन मिला। स्केलेटन आपको पता है उसके अंदर, सेल के अंदर डीएनए तो होगा, क्योंकि जो आपकी हड्डियाँ हैं वो बनती हैं ऑस्टियोसाइट से, सेल से। पढ़ा हुआ ना, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स। तो उसके अंदर से निकाला जी डीएनए। उस डीएनए की इसी तरह डीएनए एनालाइजिंग की और चेक किया उनके, वो जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी 8 ईयर्स अगो, उनके डीएनए से मैच किया तो वो उनका डीएनए निकला। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्केलेटन है ये आपकी बेटी का है। ओके, तो ऐसे ही स्टूडेंट, एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि एक ना लड़की है, उसके ऊपर एक असॉल्टेड हमला होता है। मतलब एक जो है सहरा में कोई भी एक मर्द उस पर हमला करता है, उसके साथ मतलब कोई ज़्यादती करता है, जो भी करता है, वो ख़ातून उससे अपने आप को छुड़वाती है। जब वो उसको धक्के मारती है ना, जान छुड़वाती है, तो उसके ऐसे नोचती है उसको। जब उसको नोचती है, नोचने के बाद उसकी स्किन स्क्रैच होती है, और स्क्रैच होने के बाद नाखून के नीचे उसके ना वो सेल आ जाते हैं। लेकिन वो उसके साथ ज़्यादती करने के बाद उसको मार देता है लड़की को, वो भाग जाता है। अब वो जब भाग जाता है तो भागने के बाद वो क्या होता है कि वहाँ पे पुलिस आती है, वो सारा डिपार्टमेंट इकट्ठा होता है। होने के बाद क्या करते हैं कि वो उसके नेल के नीचे से जो सेल्स हैं उनको निकालते हैं, क्योंकि वो स्किन के जो सेल्स हैं वो ज़ाहिर बात है वो मर्डर करने वाले के थे। वो निकालने के बाद उसकी करते हैं स्टडी, उसका निकालते हैं डीएनए। उसका डीएनए निकालने के बाद एक सैंपल हो गया उनका, वो जो स्किन के नीचे से। एक उस लड़की के सेल का सैंपल भी लेते हैं, समझ आ रही है? एक किसका लिया, मर्डर करने वाले का, और एक ले लिया लड़की के बॉडी के सेल का सैंपल, समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये भी वाजे करता जाऊँ कि लड़की का सैंपल क्यों लिया, क्योंकि ये चेक करने के लिए कि जो नेल के नीचे से हमने सेल लिए हैं उसके अंदर जो डीएनए का सीक्वेंस है वो कहीं लड़की की बॉडी के सेल तो नहीं, ये ना हो कि वो लड़की के बॉडी के सेल हों, समझ आ रही है? इसलिए वो लड़की के बॉडी के सेल्स भी ले लेते हैं, फिर दोनों का डीएनए चेक करते हैं। अगर तो दोनों का सेम है, इसका मतलब नाखून से जो सेल लिए हैं वो भी लड़की के ही हैं, फिर वो सैंपल और कोई कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वो जो खातून है ना, उसका ले लिया जी ब्लड सेल। उसके अंदर से जब चेक किया गया तो ये कुछ सीक्वेंस निकला डीएनए निकालने के बाद, समझ आ रही है? अब वो जो स्पेसिमेन लिया था स्किन का, उसके नेल के नीचे से, उसके अंदर जब डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग की गई तो उसमें ये सीक्वेंस है, समझ आ रही है? अब दोनों का सीक्वेंस उनके पास आ गया। इसका मतलब ये है कि ये वाले जो सेल हैं ये लड़की के नहीं हैं, ये किसी और के हैं, क्योंकि अगर लड़की के होते तो दोनों का सीक्वेंस सेम होना था। अब क्या होता है कि उनको पूछा जाता है भाई हाँ बताएं जी आपकी दुश्मनी किस किस के साथ है। अक्सर आपने देखा होगा कि मोहल्ले में एक कोई भी शख्स का मर्डर होता है या इस तरह की कोई चोरी होती है या ज़्यादती होती है, तो वो मोहल्ले से बहुत सारे लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं, वो वहाँ पे उनकी बॉडी के सैंपल्स टेस्ट होते हैं, ठीक है? अब उनको पूछा जाता है जी बताएं जी सस्पेक्टेड पर्सन इसको हम कहते हैं, जिन पे शक किया जाता है, बताएं जी कौन कौन से हैं। वो बताते हैं जी फ़लाँ 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 बंदा जो है वो हमारा सस्पेक्टेड है, हमें उस पर भी शक है, उस पर भी शक है। लेट्स सपोज ही हम 3 लोगों का सैंपल लेते हैं, लेने के बाद 1 का जब हम करते हैं उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसकी, ये बताएं जी ये मैच कर रही है, नहीं कर रही। 2 का हम लेते हैं, उसकी ये है, मैच कर रही है, नहीं कर रही। 3 की जब हम लेते हैं तो उसका सीक्वेंस ये आ रहा है, बताएं जी मैच कर रहा है, कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो सस्पेक्टेड पर्सन 3 है, कुलप्रिट, ये मुजरिम है, ये कुलप्रिट है, यही मुजरिम है, उसी को अरेस्ट कर लेते हैं। अब आपको पता है पाकिस्तान पुलिस है, जब उसको मारती है तो वो हर चीज़ बताता है कि ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे हुआ, मैंने कैसे उस पर अटैक किया, मैंने क्यों मारा, मैंने क्या दुश्मनी थी, क्या रीज़न थी, क्या वजह थी, समझ आ रही है? अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा आज का टॉपिक है डीएनए एनालाइजिंग, इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था वो पीसीआर था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है? ये जो डीएनए एनालाइजिंग है ना, ये भी पीसीआर के साथ रिलेटेड है। वो क्यों, ये सुन लें। स्टूडेंट मुझे ये बताएं कि जब एक सेल से डीएनए को निकाला
तो डीएनए को जब एक सेल का डीएनए आपको पता बहुत ही थोड़ा सा होता है, जब आपने उसको रन किया तो जब वो डिफरेंट पॉइंट पे पहुंचा तो ये हमें नज़र नहीं आता। जब हम इस पे प्रॉब यूज़ करते हैं तो इससे रेडिएशन रिलीज तो होती है, नज़र नहीं आती। इसका मतलब है ये जितने भी जो हैं डीएनए के टुकड़े हैं, हमें इसमें लोड करने से पहले उन डीएनए टुकड़ों की कॉपी बना लेनी चाहिए। किसके ज़रिए? पीसीआर के ज़रिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ज़रिए। समझ आ रही है? तो डीएनए एनालाइजिंग करने के से पहले आप जो डीएनए के सैंपल जो रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, इनके जो आपके पास डीएनए के टुकड़े होते हैं, आप उनकी कॉपीज़ बना लेते हैं मैक्सिमम, ताकि बैंड थिक हो और आपको नज़र आए इजी। ओके, तो सारे टॉपिक के बाद एक छोटा सा इसी का हिस्सा है जिसको है यूजेस ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के यूजेस। ठीक है, पहला है डायग्नोज वायरल एंड जेनेटिक कैंसर। आपकी बॉडी के अक्सर आपने सुना होगा कि हेपाटाइटिस या इस तरह के कुछ डिजीज़ हैं जिनको आप चेकअप करवाने के बाद कहते हैं जिनके पीसीआर, ब्लड में पीसीआर करवाएं। ठीक है, वो क्या होता है कि वो छोटे छोटे जो डीएनए होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी कॉपीज़ बनाई जाती हैं डीएनए की, चेक किया जाता है कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन पॉपुलेशन, आपको पता है कि इंसान की जो पॉपुलेशन है इसको चेक करने के लिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। आपको पता है वो जो फ़िरौन था उनकी मम्मी अभी भी उनके जिस्म सेफ हैं। ठीक है, उनके ब्रेन सेल्स जो आज से 76,000 साल पहले थे, उनके डीएनए को निकाल के उनकी हिस्ट्री चेक की। मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी की। इसके अलावा फोरेंसिक स्टडी में हम इसको यूज़ करते हैं पीसीआर को, और स्पेशली जो 70 to 20 मिलियन ओल्ड प्लांट फॉसिल्स हैं उनके डीएनए निकाले, उनकी कॉपीज़ की, उनकी कॉपीज़ चेक की, उनकी फर्दर एक्सपेरिमेंट किए। तो इन तमाम में कौन सी चीज़ यूज़ होती है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये छोटा सा हमारा ये एक टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आज स्टूडेंट हम अपने टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।